Good morning, class. Today we are going to see H.W.'s need hierarchical theory. Up till now we have seen so many things. Now the next thing we have to understand is need hierarchical theory. This is an important question. This has been asked in many times in the examination. So need hierarchical theory. Need hierarchical. Need मतलब क्या होता है बेसिकली ज़रूरत, और हायरार्ची मतलब उसकी लेवल्स क्या कह रही थी कि हमको कैसी कैसी ज़रूरत होती है. तो इसके इसलिए दिस पर्टिकुलर पर्सन एच मैस्लोव ने एक थियरी दी थी. तो यू कैन सी इट इज़ वेरी क्लियर हियर. तो एक ट्रायंगल एक पिरामिड शेप बनाया था और बेस से उन्होंने स्टार्ट किया था कि पहले ये नीड्स, फिर ये नीड्स, फिर ये नीड्स, फिर ये नीड्स, फिर ये नीड्स. तो बेसिकली किसी भी पर्सन की जो पहली नीड होती है, तो एज पर H.W. मैस्लो सर what he has said, there are 5 different needs. First one is the physiological, then safety and security, love and belonging, self esteem and self actualization, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन भी उसको बोल सकते हैं. तो फर्स्ट नीड इज फिजियोलॉजिकल नीड्स. मतलब उसमें क्या आएगा, तो उसमें आएगा रोटी कपड़ा मकान. मतलब पहले आपको खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और रहने के लिए छत चाहिए. सो एकदम बेसिक नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड, द मोस्ट बेसिक नीड्स. तो सबसे पहले जैसे देखो कि अगर आप जानवर को देखो तो उनको भी बस अपना खाना, उसके बाद में कपड़े उनमें नहीं आते, बट उनमें भी बेसिकली फूड एंड वाटर वो उनकी नीड होती है. वी बीइंग ह्यूमंस इवॉल्व हो गए तो हमको फूड वाटर के साथ क्लोथिंग और शेल्टर भी चाहिए, एक घर भी चाहिए. दैट इज द पार्ट. अब ये जब हो जाता बेसिक, तो देन व्हाट हैपन्स, फिर हम आती सेफ्टी और सिक्योरिटी की. इट इज़ ओके, दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ये हो गया रोटी कपड़ा मकान हो गया. तो रोटी कपड़ा मकान की सुरक्षितता, फिर उसको आप कैसे सेफ रखोगे. तो फिर इंसान ने कैसा घर बनाया 4 दीवारों में, फिर उसके बाद में उसने ताले लगाए, फिर बहुत सारे जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स लगाए, CCTVs लगाए, गार्ड लगाए, सब लगाए, ताकि सेफ्टी हो सके और सिक्योरिटी हो सके फैमिली की. तो जब सबसे पहले जब आपका बेसिक नीड खत्म हो जाती फिजियोलॉजिकल नीड, तो तब आपकी सेकंड आती सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, एंड थर्ड आती फिर उसके बाद में लव एंड बिलोंगिंगनेस. तो चलो ठीक है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, घर भी, और पूरी तरह सुरक्षितता भी है. लेकिन ये सब है किस लिए, तो ये सब है हमारे लिए. हमारे लिए मतलब अपने लिए. अपने लिए मीन्स अपने कौन, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने लोग. क्योंकि अगर वो नहीं है तो ये सब का व्हॅल्यू क्या आहे. घर मतलब सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बनता, फक्त 4 भिंतीमध्येच घर नसते. घर असते ते घरातील माणसांमुळे, त्यांच्यातली चांगली नातींमुळे, है ना, कि उनमें एक प्रॉपर रिलेशनशिप हो, तो वही घर रहता. ओनली 4 दीवारी मतलब वो घर नहीं होता. तो फिर उसके बाद में थे सेंस ऑफ कनेक्शन, फ्रेंड्स, फैमिली, बिलोंगिंगनेस. सो दैट इज दैट, लव एंड बिलोंगिंग, ये होती थर्ड नीड. उसके बाद में फिर जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो फिर आता सेल्फ स्टीम. सेल्फ स्टीम मीन्स यू वांट टू अचीव समथिंग ऑफ योर ओन सेल्फ, कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी एक पहचान हो, कि बड़े बड़े नामों में मेरा भी नाम हो, मेरी भी एक पहचान हो. आई शुड बी समवन, आई शुड बी समथिंग. तो वो आती सेल्फ स्टीम. फिर वो कैसा आता आपका, जैसे उसमें आपका कुछ अचीवमेंट आ गया, आपकी नौकरी आ गई, नौकरी में आपने कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, बिजनेस में कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, सोसाइटी के लिए बहुत एक बढ़िया काम किया, तो उससे आपका नाम हुआ, शोहरत मिली. सो दैट इज़ द पार्ट की ओके, ताकि कल आप खुद को देखें तो आपको खुद से आंखें मिला सको और बोल सको येस दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. वैसे भी देखो बेसिकली ज़िंदगी जीने का ये फंड होना चाहिए कि लोग आपको देख के बोले कि येस दैट वाज द मैन, ही हैज़ लिव्ड हिज लाइफ टू हिज बेस्ट, और आपको देख के लोग इंस्पायर होना चाहिए. सो दैट इज़ द पार्ट कि दैट इज़ हाउ इट शुड बी. ऐसा नहीं कि लोग आपको देख कर दया कि अरे देख बेचारा, अरे यार ना, जिस दिन आपको लोग सिंपैथी की नज़र से देखने लगे समझो आपका लाइफ ही खत्म हो गया. नो, यू शुड बी ऑलवेज रॉक सॉलिड, ऑलवेज स्ट्रांग, ऑलवेज डिटर्मिनेशन. बिल्कुल थिंक लाइफ एज अ माउंटेन, कि एक जिंदगी ऐसे एक पहाड़ की तरह जिसको खुद चढ़ जाओ अकेले बिना किसी की मदद के, और लोग देख के बोले यस दिस इज अ पर्सन, ही हैज इंस्पायर्ड मी. आपको देख के लोगों को मोटिवेशन आने को ना. सो दैट इज थिंग, दैट इज समथिंग. एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक सेल्फ एस्टीम. तो अब उसके बाद में आपकी नीड कौन सी आएगी, सेल्फ एस्टीम की. यस, कि आई शुड बी समथिंग. अब जब ये भी सेटिस्फाई हो जाती तो फिर जो लास्ट अटेनमेंट का लेवल है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन. अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या होता है कि आज की दुनिया में अगर हम देखो तो अगर हमने सब कुछ अचीव भी कर लिया, इफ़ यू हैव ऑल विथ यू, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के कोने में अपने को शांति नहीं रहती. तो एक सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है लॉर्ड गौतम बुद्ध, प्रिंस सिद्धार्थ, कि उनके पास सब कुछ था, वो राजकुमार थे. ही हैज़ ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड, एवरी फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़, सारी लग्जरीज, उनके एक बोलने पर उनकी सारी विशेष पूरी होती थी. बट वन डे व्हेन ही सॉ द वर्ल्ड, तो उनके मन में आया कि नहीं कुछ तो भी अलग है, और तो उनको एक शांति नहीं मिली. देयर बैलेंस उनका जो था वो अंदर से डिस्टर्ब होने लगा. उनको लगा कुछ तो भी और है.
तो ऐसी जब पार्ट आता है ना, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ रियलाइजेशन। और यही वो नीड्स है कि जहाँ मैं आपको एक देखो, एक मूवी में एक गाना था कि चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, एंड आई टेल यू वन थिंग, देयर वाज वन पर्सन नेम्ड राज बाबना। What he do, he used to run currently the mind programs, brain power, mind power programs वो run करते हैं, and he has said in his interview that he was inspired that particular movie song. He was basically an Indian. He went abroad, then he started this business of mind power. But when he heard that particular song, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, तो he has said in his interview कि he was so much inspired that got that listening to that particular song got goosebumps on it. उसके आंख पे शार आ गया और कांटे आने लगे उसके आंख पे, और वहाँ से उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मेरे देशवासी के लिए कुछ तो भी करना है, इसलिए उसने ब्रेन पावर के प्रोग्राम्स इंडिया में शुरू किए। दैट इज़ अ वेरी बिग नेम, बहुत पुराना नाम है। आप देखो उसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट है, आपका रीडिंग बढ़ाने के लिए, आपका राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, आपका लर्निंग बढ़ाने के लिए, माइंड पावर बढ़ाने के लिए, एंड सो मैनी थिंग्स। सो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो लोग अपना राज दरबार घराना सब कुछ छोड़ के जो संन्यास की तरफ निकल जाते हैं, तो वो भी एक तरह की नीड होती है सेल्फ रियलाइजेशन। सब कुछ रहने के बाद भी स्वामी विवेकानंद, ही वॉज टर्न टुवर्ड्स इट। रामकृष्ण परमहंस के साथ जब भी वो मिलते थे उनको एक खालीपन का एहसास होता था अपने लाइफ में, एंड देन ही वेंट टू बिकम, ही गेव हिज लाइफ फॉर सेलिबेसी, कि एक संन्यास्त जीवन। और बहुत बार होता है कि लोग जैसा है, और मैं आपको एक फ्रैंकली एक बात बताता हूँ, यू नो, आपको जितनी खुशी अचीवमेंट से मिलते हैं, कॉन्फिडेंस से मिलते हैं, शोहरत रुतबे से मिलते हैं, उससे 1000 गुना खुशी आपको लोगों की मदद करने से, लोगों की भलाई करने से और अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानने से मिलती। आई टेल यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल, दैट इज़ रियल एग्जाम्पल। समथिंग बैड हैपन टू मी समडे। कुछ ऐसा हो गया था कि आई वॉज वेरी अपसेट दैट डे। तो मैं मेरी जब मतलब कॉलेज के ज़माने की बात थी, तो हमारी भी जैसे एक सबके अपने ठिए रहते ना कि कोई कैंटीन पे था, हमें कैंटीन पे बैठते थे वहाँ पर। तो एक कैंटीन पे जब बैठा था तो वहाँ पर एक एंड ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी और उसके साथ में एक छोटी ऐसी बच्ची, कुछ तो भी मांगने को। तो अब ऐसा था कि कुछ मांगा, तो मैंने मेरे वैलेट में हाथ डाला तो कुछ ज़्यादा खास में नहीं, एक 20 की नोट हाथ में आई। अब वो टाइम में 20 रुपये भी बहुत होते थे, खैर 20 रुपये अभी भी बहुत होते हैं, अगर आप मेहनत से कमाओ तो आपके 1 रुपया भी बहुत है। तो वो टाइम में 20 रुपये बहुत होते थे, बट उसकी परिस्थिति देख के मैंने 20 रुपये उसको दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद मैं डू नॉट नो व्हाट हैपेंड, मेरे को सडनली अच्छा फील होने लगा। आई रियली फील्ड एनर्जेटिक, आई रियली फील हैप्पी। समझ में नहीं आया क्या हुआ। देन दैट वाज रियलाइजेशन कि यस, जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है लोगों को मदद करने से, लोगों के दुख दूर करने से, दुख बांटने से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही वो चीज़ थी, इसी को लोग बेसिकली तलाशने जाते हैं। और क्या होता है, क्योंकि आजकल के लाइफ में हम सब उलझ चुके हैं कि हमको ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, वो अचीव करना है, लेकिन जब हम शांत बैठ के सोचेंगे तब हमारे ख्याल में आएंगे यस दैट इज़ द थिंग। एक ग्लास कैसा है, हमारे पानी की ग्लास की तरह एक ज़िंदगी, उसमें बहुत कुछ घुला मिला है, लेकिन जब आप शांत एक जगह पर बैठ जाएंगे तो आपके सारे विचार नीचे दब के आएंगे, फिर क्लियर क्रिस्टल क्लियर वाटर ऊपर आएंगे, तब आपके ख्याल में आएगा। तो मैं पहले दिन से ही बैठ रहा है, फाइंड समथिंग, पहले दिन से आपको बोला है कि फाइंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ डेली, एंड देन यू शुड थिंक, यू शुड आस्क ऑल द WH क्वेश्चन जो बताया था। कई सारी चीज़ें करो, आप एक बेहतर इंसान बनोगे, आप आपके लाइफ से और नज़दीक पहुँचोगे, आपके गोल्स के और नज़दीक पहुँचोगे, एंड यू विल डू समथिंग इन योर फ्यूचर टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग। तो ये जो नीड होती लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन नीड। ये वो नीड है कि जिसके लिए आदमी सब कुछ त्याग देता है। एंड इट इज बीन सेड बाय द स्वामी विवेकानंद इटसेल्फ दैट व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हार्ट एंड माइंड, फॉलो योर हार्ट, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। कि अगर दिल और दिमाग के बीच में संघर्ष हो तो अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल हमेशा सही होता है, दिमाग आपको लॉजिक देगा, दुनिया कुछ और बताएगी कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको हार्ट से नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं होनी। बट वो कंसेप्ट एक अलग पार्ट है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट पार्ट। अगर वाकई आपको शांति चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो कीप दिस इन माइंड, वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइंड एंड हार्ट, फॉलो योर हार्ट। So these are the 5 different types of need. If a question asks, explain need hierarchical theory given by A.W. Maslow. So you should be able to explain all these 5 things. आपको और इस तरह का आप डायग्राम बनाते हो और इस तरह से लिखते हो तो वैल्यूअर को बहुत इजी जाएगा ये देखने के लिए, समझने के लिए। एंड देन यू हैव टू वन बाय वन एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। सो द फर्स्ट वन वाज फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड वाज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस, देन सेल्फ एस्टीम, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन नीड। We are going to see the basic principles of management given by Henry Fayol. Henry Fayol, जैसे हमने सबसे पहले देखा था, he has given a definition of management. So he has given 14 different principles. हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। अब उन्होंने उसके कुछ फंक्शंस, प्रिंसिपल्स बताए। प्रिंसिपल्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स? दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल रूल्स और द सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस दैट हैज टू बी फॉलोड।
तो कुछ ऐसा बेसिक सेट है जो हमको फॉलो करना है ताकि हमारा जो काम है वो अच्छी तरह से हो, आसानी से और बेटर और इफेक्टिव हो। तो ये देखते हैं व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स। तो वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। As per this principle, the work should be delegated to the person who can do it in the best way, which results in specialization. So for a manager, it is very important that he should know his team. He should know the strengths and weaknesses of each and every person in his team. And if he knows that, he could very effectively delegate the work. He would divide the work इन द स्पेसिफिक पार्ट्स, ताकि इसको पता चले कि कौन सा पर्सन कैसा करता, और फिर वर्क्स को छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। और बेसिकली जो पूरी दुनिया चल रही है इसी कंसेप्ट पर ही चलती है। जैसे आपको सपोज कि आपका अगर सिलेबस की बात करो, आपका पूरा सिलेबस है, जैसे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो इंजीनियरिंग को डिवाइड किया है 4 ईयर्स में, हर ईयर को डिवाइड किया है 2 सेमेस्टर में, हर सब्जेक्ट को डिवाइड किया है 6 यूनिट में, और हर यूनिट को दिया है कुछ तो भी सब टॉपिक्स में डिवाइड किए। तो आप ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ते हो। तो वर्क में भी आपको ऐसे ही करना है कि यू हैव टू डिवाइड योर वर्क एंड देन यू हैव टू डेलीगेट इट। और उसके लिए फिर आपको आपकी टीम की खास पहचान होनी चाहिए कि ओके ये वर्क ये पर्सन बढ़िया कर सकता है, ये काम इसे देना चाहिए, बिकॉज यू नो देयर आर सम इनबॉर्न गट्स। हर लोगों में कुछ ना कुछ खूबी होती है, कुछ ना कुछ खासियत है। कोई लिखता बहुत अच्छा है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, कोई काम बहुत परफेक्ट करता है, कोई बहुत डिसिप्लिन है, कोई बहुत इनोवेटिव है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, किसी के पास हर चीज़ का इमीडिएट सोल्यूशन होता है, कोई लोग जुगाड़ लगाने में बहुत उस्ताद रहते हैं। अब ये वर्ड थोड़ा अलग हो गया जुगाड़, बट दैट इज़ द थिंग कि ही कैन मैनेज द इवेंट कि टाइम पे कब कहाँ कैसे क्या मैनेज करना। सो ऑल दिस इज थिंग्स। सो अ मैनेजर शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि वो अपने टीम को जितना अच्छी तरह से समझेगा उतनी तरह से प्रॉपरली वर्क को डिवाइड करके डेलीगेट कर पाएगा। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। ईच पार्ट ऑफ द वर्क शुड बी अलोकेटेड टू वन हु इज द एक्सपर्ट इन दैट पार्ट। दिस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करो जो वो काम में परफेक्ट है, जो वो काम में एक्सपर्ट है। सो दिस विल लीड टू द स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होगा, लेस वेस्टेज होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री इज आइदर यू रिड्यूस द टाइम और यू इंक्रीज द प्रोडक्शन। 2 चीज़ें खास तौर पे बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप वक्त समय कम करो और आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। अगर इसमें से कुछ भी अचीव होता है तो दैट मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर ग्रोइंग, आपकी इंडस्ट्री का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और उससे आपका इफेक्टिविटी, प्रॉफिट सभी कुछ बढ़ जाएगा। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, आप किसी भी रिसोर्स को वेस्ट करते हो, फिर आपका टाइम हो, पैसा हो, मटेरियल हो, मशीनरी हो, सारी थिंग्स, सो देन वेस्ट मतलब क्या, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं करते हो, तो वो सब आपका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप वर्क को प्रॉपरली डिवाइड करो, दैट इज इफ द वर्क इज प्रॉपरली डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड इट इज बीन अलोकेटेड टू द एक्सपर्ट्स, देन दिस विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। एक और क्या, छोटा छोटा काम जिसके भी पास आता ना, ही फील्स इट वेरी हैप्पी। किसी को इतना बड़ा टास्क आ गया, उसको डिवाइड कर दिए, छोटे भी काम को अगर डिवाइड कर दिए तो ओके 1 2 3। जैसे हमने फुटबॉल की टीम में सबके रोल्स डिवाइडेड रहते कि आप सेंटर फॉरवर्ड पे रहोगे, आप हाफ में रहोगे, आप बैक रहोगे, you 5 will play in front, you will be the goalkeeper and so on. So that is the thing. तो सबको अपना अपना रोल पता रहता है, and that becomes easier for them. And it reduces risk. Reduces risk मतलब इसमें रिस्क कैसे एसोसिएटेड रहती कि किसी को अगर बहुत ज़्यादा काम दिया तो या तो वर्क का क्वालिटी सफ़र होगा, या तो फिर वो पर्टिकुलर पर्सन का हेल्थ और उसका एनवायरनमेंट सफ़र होगा। और एक बात याद रखना, इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ एनीथिंग डिटेरियरेट्स मतलब उसकी क्वालिटी खराब होती, फिर चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हो, मटेरियल की हो, मशीनरी की हो, प्रोसेस की हो, कल्चर की हो, इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो रिस्क है उससे कम हो जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड वन इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट फ्लो पैरेलली। आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, यू हैव टू गिव हिम द ऑथोरिटी। ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट विल लीड इन टू केओस। वो कुछ भी काम की ऑथोरिटी नहीं है। Authority means giving the right command and receive obedience from subordinates. Responsibility is when a person is accountable for duties assigned to him. Authority मतलब क्या है कि आप लोगों को कमांड दो एंड रिसीव ओबीडियंस, ताकि आपसे जो नीचे लोग हैं वो आप उसको ओबे करें कमांड को और आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स यू आर अकाउंटेबल, कि आपको कोई टास्क दिया है तो आपको उसको बारे में पूछा जाएंगे। दैट इज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अचीवमेंट, फॉर इट्स फेलियर, फॉर इट्स प्रोग्रेस एंड सो मैनी थिंग। तो इट हैज़ टू बी पर्टिकुलरली परफेक्टली बैलेंस्ड। ये जो आप तराजू देख रहे हैं इसमें बता रहे कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पैरेलल ही फ्लो होना चाहिए। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गए तो बहुत इश्यूज होते हैं। एंड जनरली व्हाट हैपन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दे अवॉइड ऑथोरिटी। होता है बिकॉज यू नो कि अगर आप
ऑथोरिटी आपके सबॉर्डिनेट को ऑथोरिटी देंगे तो आपके मन में एक डर रहता है कि वो कहीं आपसे अच्छा काम करके आपसे बेहतर निकल जाए, तो आप उसको एक लिमिटेड ऑथोरिटी देते हो। और ऐसी जगह पे क्या होता है जनरली, वो जो आपका वर्क कल्चर है वो बहुत फ़र्क पड़ता है। डेलीगेट परफेक्टली ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि देखो ऐसा है, फाइनली ही इज वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ योर ड्यूटी दैट ही मस्ट गिव हिज बेस्ट एंड ही विल ओनली गिव हिज बेस्ट इन द कंडीशन व्हेन ही इज बीइंग गिवन द ऑथोरिटी। सो दैट इज द पार्ट सेट ऑफ सेकंड प्रिंसिपल। ऑथोरिटी मीन्स power to take decisions, responsibility means obligation to complete the assigned job on time. Authority comes from official and personal factors, and official authority comes from manager's position. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. There was a very good book by Robin Sharma, the monk who sailed his Ferrari. It was one of his best seller, and that makes you more. By reading that book, you come closer to yourself. You become more. You can say. You become more flexible towards your things. You become to understand the life and the purpose of the life too much clearly, and that throws a focus on what should be done, what are the issues in life. So in that there is one concept. अगर कभी वक्त मिले तो बुक को ज़रूर पढ़ना, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। वो एक वो संत की कहानी जिसके पास एक फेरारी होती है। एक्चुअली ही बेसिकली स्टोरी, ही इज़ अ एडवोकेट एंड ही सेल्स ऑल हिज वर्थ, और वो भी एक जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड रहती है वो उसके लिए निकल जाते हैं। सो दैट इज़ द स्टोरी। तो देर इज़ वन कंसेप्ट, द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इज लीड विदाउट लेबल। सो व्हाट डज दैट मीन कि अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हो और आपको दिख रहा है कुछ तो भी एक ऐसा काम है कि जो आप बेहतर कर सकते हो, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, उसके आगे बढ़ सकते हो, तो भले ही आप वहाँ के लीडर ना हो, आपको वो उतना बताएगा नहीं, लेकिन फिर भी जब आप आगे लेके जाओगे तो विदाउट लेबल आप लीड करोगे तो वन डे द लेबल विल फॉलो यू। सो दैट इज़ द पार्ट। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज एक इवेंट है, आप एक बहुत बढ़िया सिंगर हो और आप एक इवेंट में जाके बैठे हो, सिर्फ वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए बैठे हो, वहाँ पर लोग हैं अलग जो सब देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इवेंट में लोग परफॉर्म करते हैं तो आपको ख्याल में आ रहा, तो आप आगे बढ़ के एक एक को बताते जा रहे हो कि ये ऐसा होना चाहिए था, आपने ऐसा गाना चाहिए था, यहाँ पर ये म्यूजिक होना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस इस तरह से बेहतर होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके पास भली उस वक्त लेवल नहीं है कि यू आर नॉट एन ऑथेंटिक पर्सन, बट धीरे धीरे आपको ऑथोरिटी आ ही जाएगी। So that is very important concept. If you have guts, if you see something that you can do better, then go ahead with that. And a good person, a good people, a good organization will always accept and follow your thoughts. वो हमेशा बोलेंगे ठीक है, you are most welcome, we can work on your thoughts. क्योंकि वो सब कोई चाहते कि वो और कुछ बेहतर बने। जैसे सपोज आपका परफॉर्मेंस है, अगर मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि पर्सन को देखो बेटा अगर आप पे इंटरव्यू हो तो ऐसा करो वैसा करो, और उससे आपका फायदा होता है, तो बट ऑब्वियसली सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ऐसे धीरे धीरे लोग आते चले जाएंगे। तो वन डे व्हाट विल हैपन कि हो जाएंगे नहीं सर इनके पास जाओ, ही विल गाइड यू फॉर द इंटरव्यू। सो दैट इज लीड विदाउट लेबल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो दैट इज रिलेटेड टू दिस टर्म ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या बोलता हूँ, ऑथोरिटी मतलब ऐसा है कि डिसीजंस लेने की कैपेसिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि जो डिसीजंस लिए उसको आपको ऑब्लाइज करना है, मतलब वो आपको फॉलो करना है, एग्जीक्यूट करना। पर ऑफिशियल ऑथोरिटी केम्स फ्रॉम मैनेजर्स पोजीशन। अगर आप मैनेजर हो तो आके आपको ऑथोरिटी ऑलरेडी रहती। और पर्सनल ऑथोरिटीज़ के लिए कई फैक्टर है, जैसे हम मैनेजर किसी को वर्क डेलीगेट करें, सपोज कि एक मैनेजर को थोड़ा जल्दी जाना है किसी दिन घर पर, तो एक उस सुपरवाइजर को बता के जाएगा कि ओके आपके हिसाब से आज का प्रोडक्शन देख लेना, मैं थोड़ा जल्दी निकलता हूँ। बिकॉज ही नो ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, उसको पता है कि ये ईमानदार पर्सन है, वफादार पर्सन है, लॉयल पर्सन है, इंटेलिजेंट है, ही कैन टेक डिसीजंस, और उसके एब्सेंस में भी वो उसी तरह से काम करेगा जिस हिसाब से होना चाहिए। तो ऐसे पर्सन को वो ऑथोरिटी अनसेट देता चला जाएगा। तो जो आपके पर्सनल क्वालिटीज़ है, सो लॉयलिटी इट इज़ इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑनेस्टी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पूरी ईमानदारी से काम करो, तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ऑथोरिटी आना शुरू ही हो जाएगी। ये देखो यहाँ लिखा है, ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट्स इन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी मेक्स पीपल इनफेक्टिव, बोथ मस्ट गो टुगेदर। दैट इज व्हाट आई हैव सेड, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड फ्लो पैरेलली। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में दो चीज़ें होती है, एक वो बोलते हैं कि जो शासन जो ऊपर से लादा जाता है हमारे ऊपर, और अनुशासन जो हमारे अंदर से पैदा होता है। सो दैट इज द थिंग कि वी मस्ट बी डिसिप्लिन्ड इन द सेकेंड पार्ट। अनुशासन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती है। अगर आपका जो काम है वो सही तरीके से, जैसे कि अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं भी खड़ा है लेकिन सिग्नल लगे हुए और आप तब भी अगर सिग्नल फॉलो करते हो कि ओके देयर इज़ नो वन टू वॉच यू, कैमराज भी नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस भी आपको देखने वाला नहीं है, पकड़ना और फाइन देना, तो दैट इज़ वेरी फार अवे कंसेप्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल यू आर फॉलोइंग द लॉ।
सो दैट इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन, यू आर फॉलोइंग द रूल्स। तो अगर ऐसा है तो ऐसे बंदे की हर जगह पे ज़रूरत है, जब भी कोई देख भी नहीं रहा फिर भी आप आपका काम ईमानदारी से कर रहे हो, तो दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसिप्लिन। एंड अगेन देयर शुड बी डिसिप्लिन इन एवरीथिंग, दैट यू मस्ट कम ऑन टाइम, you must do your work in a specified time. There are so many things that needs to be done in the organization, so you have to follow each and everything. So that is a very important concept. You have to follow the rules, regulations, and you must be crystal clear about it. मैं आपको एक बताता हूँ, ignorance is not the excuse to law. अगर आपने कोई गुनाह किया छोटा मोटा भी और आप बोलोगे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये करना गुनाह है, तो इट इज़ ओके, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कुछ गुनाह किया है कानून की नज़रों में तो ठीक है, आपको उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज द कंसेप्ट इज इग्नोरेंस इज नॉट द एक्सक्यूज टू लॉ। आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको गाड़ी से चलाने से रिलेटेड जितने भी कानून कायदे वो पता होना ही चाहिए। सो दैट इज द लॉ। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जब मतलब आप किसी इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो एक एग्रीमेंट बनता है जिस पे आपकी भी साइन रहती है और आपके ओनर की भी, इंडस्ट्री की भी, इंस्टीट्यूट की भी सिग्नेचर्स रहते हैं। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं कि आपको ये टाइम पे आना पड़ेगा, आपका यहाँ पर कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आपको दूसरे डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, आपकी सैलरी इतनी होगी, आपके वर्किंग डेज इतनी होगी, आपका वर्क ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होना चाहिए, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। नाउ लेट अस सी व्हाट इट सेज अबाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू नो नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट वांट टू डू इट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे हमने एक डिसिप्लिन बनाया कि ओके इन द मॉर्निंग आई विल गेट एट 5, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ के अपना एक्सरसाइज, अपना योगा, मेडिटेशन या कुछ और भी जो कुछ भी है फिजिकल एक्टिविटी वो करूँगा, वॉट एवर इट इज़, फिजिकल, मेंटल, वॉट एवर, बट द एक्टिविटी शुड बी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड लीगल एंड इथिकल। तो अब आपको सुबह उठना मतलब वो सबसे बड़ी ये मुश्किल बात है वो कि ऐसा है कि हम 5 बजे उठेंगे, अलार्म लगा देंगे और वो अलार्म को बंद कर देंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर बंद कर देंगे, और कहते हैं कि जो लोग बोलते हैं ना कि मैं कल से करूँगा, कल से करूँगा, सोमवार से करूँगा, उनका सोमवार कभी आता ही नहीं लाइफ में। ये बात ख्याल रख लेना कि सोमवार से करने वाला हो, गुरुवार से करूँगा। ये जो लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं, सैटरडे आई विल स्टार्ट द थिंग्स, नेक्स्ट मंथ फ्रॉम फर्स्ट आई विल स्टार्ट द थिंग्स। जो कल पे जिसने डाला वो कभी आना ही नहीं है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दैट इज़ व्हाट यू मस्ट हैव हर्ड कि दैट इज़ नॉट गारंटेड कि कब क्या हो जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to discipline yourself, learn to like the things you have to do which you do not like, learn to do the things which you do not like। ऐसे काम करने की आदत डालो। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बहुत बड़ा लेसन है, कीप दिस इन माइंड कि किसको अच्छा लगता कि अपना उठे, किताब निकाले, पढ़े, फिर यहाँ से देखे, वहाँ से देखे, ये बुक करे, या फिर जॉब में और आगे जाए, ये पार्ट स्टडी किए, वो पार्ट स्टडी किए, आपका जितना काम था उतने के अलावा और भी इधर उधर देखे, और फिर अपने शरीर को तकलीफ दे, दिमाग को तकलीफ दे, अपना फैमिली और सोशल लाइफ डिस्टर्ब दे। किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं, बट दैट इज़ द डिसिप्लिन। अब हमने यहाँ पर हमारे टेक क्लास में बहुत सारे गेस्ट आए थे, अपने कई लोगों की बातें भी सुनेंगे। तो यू हैव सीन दैट तेंदुलकर ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस एटलीस्ट 4 आवर्स प्रायर टू एनी ऑफ हिज मैच। तो मतलब एक वो आधी मैच तो पहले खुद खेलता है, डेली प्रैक्टिस करता है विदाउट फेल। सो दैट इज द थिंग, दैट इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और डिसिप्लिन खुद का होना, ज़बरदस्ती का नहीं कि सर ने बोला 11 बजे क्लास है, नहीं, आपका डिसिप्लिन होना है कि 11 बजे क्लास है तो 5 मिनट पहले मुझे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। देखो जो लोग लेट होते वो हमेशा ही लेट होते, 11 बजे के भी लेक्चर को लेट होंगे, 12 के भी, 1 के भी, शाम को 5 बजे भी रखा तो भी लेट होंगे। लेकिन जिनको बिफोर टाइम आने की आदत है वो बिफोर टाइम ही आएंगे। एंड इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ योर माइंड, अ लॉट टू डू विथ योर हैबिट, अ लॉट टू डू विथ योर एटीट्यूड। 5 मिनट आने से कुछ फ़र्क क्या पड़ता, ये बहुत बड़ा उसके पीछे दुनिया है, बहुत बड़ी सर्कस है। सो दैट डिफाइंस योर एटीट्यूड। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट वन। जो कुछ भी रूल्स, रेगुलेशन है, कमांड्स है, सब आपको फॉलो करना ही करना है। Discipline is obedience, application, energy, behavior and respect shown by employees. It's of 2 types. Self-imposed comes from within, that is the most important one, and command discipline, that is comes from some authority expressed through rules, regulations and customs. All the personnel serving in the organization should be disciplined. So it is very important, and most important part is that कि you must be self-disciplined, कि किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, and such persons are always acceptable. So that is the part. So the first principle that we have seen was the division of work. The second principle what we have seen was, जो second function हमने देखा था that was authority and responsibility. Third जो हमने देखा था that was discipline.
देन द नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन से आपको ऑर्डर्स मिलते रहने चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्सन से। अब देखो जनरली क्या होता है, व्हाट हैपन्स कि देयर इज अ सेइंग, टू डायरेक्टर स्पॉइल अ ड्रामा। अगर दो डायरेक्टर होंगे तो ड्रामा का सत्यानाश होना ही होना है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा लोग और गाइड करते हो तो फिर वो काम खराब होना है। लेकिन हमने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन दिखे जहाँ पे आपके एक से ज़्यादा मैनेजर होते हैं, बट देयर दे वर्क अपन सर्टन पॉलिसीज प्रोसीजर्स। जैसे एक ही चीज़ के लिए आपको ये भी गाइड करेंगे और वो भी गाइड करेगा, ऐसा नहीं होगा। वन पर्सन विल गाइड यू फॉर प्रोजेक्ट ए एंड अनदर पर्सन विल गाइड यू फॉर प्रोजेक्ट बी। क्योंकि अगर दोनों ही पर्सन आपको प्रोजेक्ट ए के लिए गाइड करते हैं तो प्रोजेक्ट ए का सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता। सो दैट इज द पार्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। ईच एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस फ्रॉम whom he or she gets orders, instructions and is accountable to। वो एक ही पर्सन है जिससे आपको ऑर्डर्स मिलते हैं और आप उसी को जवाबदेह रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, और एक से ज़्यादा बॉसेस रहेंगे तो आपको इतनी लिबर्टी मिल जाएगी कि इन्होंने भी मुझे ये टास्क बताया था, उन्होंने भी वो टास्क बताया था। अब आपको जो सही लगता, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपका किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है, आप किस पर्सन को राइट समझते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ टाइम, और आपके इंटेलिजेंस के हिसाब से, तो आप उसको फॉलो करेंगे। लेकिन दूसरे का जो डिसीजन था, दूसरे का जो कमांड था, वो आप नहीं फॉलो करोगे। तो हो सकता है उस वक्त सेकंड का कमांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने वो फॉलो करना चाहिए था। तो देयर विल बी केओस एंड इट विल नॉट डिटोरिएट, सब खराब होता चले जाएंगे। सो जहाँ तक हो सके देयर मस्ट बी ओनली वन बॉस। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। ईच एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस। इट मीन्स दैट अ पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एन इंडिविजुअल कैनॉट सर्व टू बॉसेस एट द सेम टाइम। सो दैट वॉज द फंक्शन यूनिटी ऑफ कमांड। ये इसमें दिखा है डायग्राम में। अगर आप एग्जाम में ड्रॉ करते सपोज इस तरह का डायग्राम तो नो इश्यूज, उससे आपके मार्क्स स्कोर करने का जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल थियोरेटिकल पार्ट। तो ये थ्योरी के साथ में अगर आपने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर दिया विद द यूज ऑफ द पेन्स अलाउड, ब्लू एंड ब्लैक, या फिर पेंसिल से, और बताया कि दिस आर द पर्सन्स एंड हुम दे आर रिपोर्टिंग, दैट इज वन बॉस। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड, दिस पर्टिकुलर डायग्राम ये जो है जिसमें 3 डॉट्स और एक रेड डॉट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिटी ऑफ कमांड। और यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों को आपको बताना है दिस इज रॉन्ग अप्रोच, दिस इज राइट अप्रोच, दैट इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग। क्योंकि जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको याद रखने के लिए आसान है, लिखने के लिए आसान है, लेकिन इसको मार्क्स स्कोर करने के लिए थोड़ा सा हमको स्ट्रैटेजिक रहना पड़ता। द नेक्स्ट फंक्शन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट इज़ बट ऑब्वियस कि अगर सपोज हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि अपनी टीम हार जाए, तो फिर तो कोई बचा ही नहीं सकता टीम को जीत हारने से। अगर फुटबॉल में हमको पता ही नहीं है कि हमको गोल किस साइड मारना है, अगर कन्फ्यूजन ही रहा कि नहीं हमको ये साइड मारना है वो साइड मारना है, देन तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सब एक ही दिशा में चलो, सबका उद्देश्य एक ही हो, सबका पर्पस एक ही हो, सबकी पॉलिसीज प्रोसीजर लाइन सब एक ही तरह से फॉलो करें। नहीं तो किसी ने लगा नहीं सर मेरे हिसाब से क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, किसी ने कहा नहीं सर ऑन टाइम डिलीवरी होना चाहिए। तो अगर ऐसी दो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्लैशेस रही, एक प्रोडक्ट बनाना है, सपोज वन प्रोडक्ट ए और वन प्रोडक्ट बी, और ये दोनों मिलके कंबाइन होकर बनता है ए बी असेंबल करके, तो ए प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन मैनेजर ए और बी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मैनेजर बी, तो बी वाले का बोलना रहता है कि ए बी को कंबाइन करके टाइम पे डिलीवर करना, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ए वाले का प्रिंसिपल है कि थोड़ा सा लेट हुआ तो चलेगा, बट द प्रोडक्ट ए बी दैट इज कंबाइंड टुगेदर डिलीवर मस्ट बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। दोनों भी अपनी अपनी जगह पे सही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी होना चाहिए, डिलीवरी मस्ट बी ऑन टाइम। क्योंकि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं रहा तो देन व्हाट विल हैपन, तो फिर तो आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिलने से रही। लेकिन अगर डिलीवरी ऑन टाइम पे नहीं रही तो फिर क्या होगा, फिर भी नेक्स्ट ऑर्डर मिलने से रही। तो फिर अब आप लोग क्या करेंगे, तो देन देयर हैज़ टू बी सम कॉमन म्यूचुअल सोल्यूशन फॉर इट, ताकि दोनों मिलकर डिसाइड करें कि टू सम एक्सटेंट ही विल कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, टू सम एक्सटेंट ही विल कॉम्प्रोमाइज ऑन डिलीवरी डेट। तो दोनों मिलकर एक सोल्यूशन निकालेंगे। और वैसे जनरली एक कंसेप्ट ये रहता कि थोड़ा लेट हुआ तो चलता, लोगों को वो याद नहीं रहता, लेकिन आपकी सर्विस आपका प्रोडक्ट परफेक्ट और प्रॉम्प्ट होना चाहिए। लोग भूल जाते कि इसने लेट दिया था, दैट इट इज ओके, 2 दिन लेट दिया। क्योंकि हम भी कैसा करते, सपोज कुछ काम दिया, लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए दिया था, तो वो उसने आज नहीं दिया, आज का कल, कल का परसों, 8 दिन लेट कर दिया। बट व्हेन ही गेव ऑल द प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉर्टेड, ऑल वाज डन वेल। तो व्हाट आई विल से ऑलवेज कि देर से तो दिया बट यार उसने काम परफेक्ट किया, बहुत बढ़िया। थोड़ा देर होता लेकिन चलता, मस्त करता। और किसी ने के टाइम पे दे दिया लेकिन फिर बाद में और इश्यू आ रहा था, हम क्या बोले कि नहीं यार नहीं दे तो देता टाइम पे, लेकिन फिर प्रॉब्लम आते। तो देर इज वन कंसेप्ट कि लेट हुआ तो चलेगा बट योर प्रोडक्ट योर सर्विस शुड बी द क्वालिटी सर्विस। सो दैट इज द पार्ट।
unity of direction. The work and efforts of the organization as a whole must be in the same direction. Each group of activities with the same objective must have one head and one plan. Unity of command talks about the reporting relationship of the personnel at all levels. Unity of direction talks about functioning of organization in terms of grouping of activities. अगर सबका उद्देश्य एक प्रॉपर रहा, उद्देश्य प्रॉपरली कम्युनिकेटेड रहा, तो देन यू विल वर्क इन ऑल इन वन डायरेक्शन. नहीं तो क्या होगा कि आप टास्क तो कर रहे हैं जैसे सभी के, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है, तो आपको फाइनल रिजल्ट उस तरह का नहीं मिल पाएगा. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सो व्हाट वी हैव सीन टुडे, वी हैव सीन द मैस्लोव्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वो हमने देखा. उसके बाद में हमने देखा द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. So the first one was division of work, second one was authority and responsibility, third one was discipline. Then next we have seen, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, उसके बाद में हमने देखा था unity of command और उसके बाद में हमने देखा unity of direction. So what we'll do, we'll stop here, next we'll continue in the further lecture. Okay, चलो, thank you class, take care, जय हिंद.